जब मैं पहुंचा, तभी बॉस्टन अपने नौकर को सुबह की चाय देने के लिए दरवाज़ा खोल ही रहे थे, और जैसे ही मैंने उन्हें नई घटना के बारे में बताया, उन्होंने उड़ी जाने की योजना को रद्द कर दिया। फिर हम चीन के बिस्तर पर एक बड़े नक्शे को फैलाकर बैठे, चाय पीते हुए आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। ये बॉस्टन के पौड़े मुख्यालय का कार्य अत्यधिक आवश्यक था, और वे अधिकतम 2 दिन और 2 रात ही रुक सकते थे। मैंने पिछले दिन नैनीताल एक टेलीग्राम भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मैं पौड़ी और कोटद्वार होते हुए घर लौट रहा हूँ। अब मैं वह टेलीग्राम रद्द कर दूंगा और रेल से लौटने के बजाय उसी मार्ग से पैदल लौटूंगा जिससे आया था। ये सारी बातें तय हो जाने के बाद, और जिस गांव में औरत की हत्या हुई थी उसे नक्शे में चिन्हित करने के बाद, मैं अपने कैंप लौटा ताकि अपने आदमियों को योजना में हुए इस बदलाव के बारे में बता सकूं और उन्हें पैकिंग करने को कह सकूं। वे उन 4 लोगों के साथ हमारे पीछे चलेंगे जो खबर लेकर आए थे। जीन को रुद्रप्रयाग में ही रुकना था, और नाश्ते के बाद इबास्टन और मैं उनके 2 घोड़ों पर रवाना हुए। एक खाड़ी अरब नस्ल का घोड़ा था और एक अंग्रेज़ी घोड़ा, जो अब तक की मेरी सवारी में सबसे अधिक संतुलन और मजबूत घोड़े थे। हम अपने राइफल, एक ब्लू फ्लेम वाला स्टोव, गैसोलीन लैम्प और कुछ राशन साथ ले गए, और इबॉस्टन का एक साइस यानी घोड़े का देखभाल करने वाला एक उधार के घोड़े पर घोड़ों के चारे के साथ हमारे साथ आ गया। हमने घोड़ों को चटवा पीपल पुल पर छोड़ दिया। यह वही पुल था जिसे उस रात बंद नहीं किया गया था जब हमने तेंदुआ मारा था। इसका नतीजा यह हुआ कि आदमखोर तेंदुआ नदी पार करके पहले ही गांव में पहुंच गया और एक और शिकार कर लिया। पुल पर हमारा एक गाइड हमारा इंतज़ार कर रहा था, जो हमें एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी चढ़ाकर फिर एक घास भरी ढलान पर और अंत में एक गहरी और घने जंगल वाली घाटी में लेकर गया, जिसमें से एक छोटी सी धारा बह रही थी। यहाँ हमें पटवारी और लगभग 20 लोग उस शिकार की निगरानी करते मिले। शिकार एक बेहद मजबूत और सुंदर युवती थी, जिसकी उम्र लगभग 18 या 20 वर्ष रही होगी। वह उल्टी पड़ी थी। उसके हाथ शरीर के दोनों ओर सीधे रखे थे। उसके शरीर से सारे कपड़े नोच लिए गए थे, और तेंदुए ने उसके पैरों के तलवों से लेकर गर्दन तक उसे चाटा था। उसकी गर्दन पर 4 बड़े दांतों के गहरे निशान थे। शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से सिर्फ कुछ पाउंड मांस ही खाया गया था। हमने जब पहाड़ी चढ़ते समय ढोल नगाड़े सुने थे, वे यही लोग बजा रहे थे जो शिकार की निगरानी कर रहे थे। चूँकि उस समय लगभग दोपहर के 2 बजे थे और तेंदुए के आसपास होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हम पटवारी और अन्य लोगों को साथ लेकर गांव चले गए ताकि हम चाय बना सकें। चाय पीने के बाद हम उस घर को देखने गए जहां लड़की को मारा गया था। यह पत्थरों से बना एक कमरा था जो 2 या 3 एकड़ की सीढ़ीदार खेतों के बीच स्थित था, और उसमें वह लड़की, उसका पति और उनका 6 महीने का बच्चा रहते थे। हत्या से 2 दिन पहले लड़की का पति पौड़ी एक ज़मीनी विवाद के केस में गवाही देने गया था। जाते समय अपने पिता को घर की देखभाल के लिए छोड़ गया था। घटना वाली रात जब लड़की और उसके ससुर ने रात का खाना खा लिया और सोने का समय करीब आ गया था, तो लड़की ने बच्चे को दूध पिलाने के बाद अपने ससुर को पकड़ा दिया और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर चली गई और नीचे बैठ गई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पहाड़ी ग्रामीणों के घरों में शौचालय नहीं होते। जब बच्चा माँ से दादा के पास गया तो वह रोने लगा, इसलिए यदि बाहर कोई आवाज़ भी हुई होती, और मुझे पूरा यकीन है कि नहीं हुई, तो भी बूढ़ा उसे नहीं सुन पाता। वह रात बहुत अंधेरी थी और कुछ मिनट तक इंतज़ार करने के बाद उसने लड़की को आवाज़ दी। कोई उत्तर न मिलने पर फिर से पुकारा और अंततः घबराकर दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। शाम को पहले बारिश हो चुकी थी, जिससे पूरी घटना को समझना आसान हो गया था। बारिश बंद होने के कुछ समय बाद तेंदुआ गांव की दिशा से आया
और घर के सामने खेत में एक चट्टान के पीछे लगभग 30 गज की दूरी पर दुबक कर बैठ गया। वहाँ वह कुछ देर तक लेटा रहा, संभवतः लड़की और उसके ससुर की बातचीत सुन रहा था। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वह दरवाजे के दाएं तरफ नीचे बैठ गई, जिससे उसकी पीठ तेंदुए की ओर हो गई। तेंदुआ चट्टान के दूर वाले हिस्से से रेंगता हुआ अपना पेट ज़मीन से सटाकर घर की दीवार के साथ साथ बिल्कुल दबे पांव आया और पीछे से लड़की को पकड़ लिया और चट्टान तक घसीट ले गया। जब लड़की की मौत हो गई, यह संभवतः जब अंदर से आदमी ने आवाज़ दी, तब तेंदुए ने लड़की को उठाया और इतनी ऊंचाई पर पकड़े रखा कि ताज़ी जुताई वाली नरम ज़मीन पर हाथ पैर का कोई निशान तक नहीं पड़ा। वह उसे खेत पार कर 3 फीट ऊंचे मेड़ से नीचे उतरा, फिर दूसरा खेत पार किया जो 12 फीट गहरी एक पगडंडी पर जाकर ख़त्म होता था। उस पगडंडी पर तेंदुआ उस लड़की को मुंह में उठाए कूद पड़ा। लड़की का वज़न लगभग 150 पाउंड था और उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने छलांग लगाई तो लड़की का शरीर ज़मीन से छूने भी नहीं पाया। पगडंडी पार करने के बाद वह आधा मील नीचे पहाड़ी पर उतर गया, जहाँ उसने लड़की को पूरी तरह से निर्वस्त्र किया, उसका थोड़ा मांस खाया और फिर उसे गहरे हरे रंग की घास वाले एक छोटे से खुले स्थान पर छोड़ दिया, जो घने लताओं से ढके एक पेड़ की छाया में था। शाम के लगभग 4 बजे हम शिकार के पास बैठने के लिए नीचे उतरे, साथ में गैस लैंप और नाइट शूटिंग लाइट लेकर गए। यह मानना उचित था कि तेंदुआ गांव वालों की खोजबीन की आवाज़ और फिर शव की निगरानी के शोर को सुन चुका होगा, और यदि वह लौटता भी तो बहुत सतर्कता से लौटता। इसलिए हमने तय किया कि हम शव के पास नहीं बैठेंगे, बल्कि शव से लगभग 60 गज दूर एक पहाड़ी पेड़ को चुना, जहाँ से पूरा दृश्य साफ दिखाई देता था। यह पेड़ एक बौना बलूत लगभग सीधे कोण पर पहाड़ी से बाहर निकला हुआ था। जब हमने गैस लैम्प को एक छोटे गड्ढे में छिपाकर उस पर चीड़ की सूखी सुइयां डाल दी, तभी बॉस्टन पेड़ की एक दोहरी शाखा में बैठ गया, जहाँ से उसे शव स्पष्ट दिखाई देता था, जबकि मैं पेड़ के तने पर उसकी पीठ की ओर बैठा और मेरी निगाह पहाड़ी की तरफ थी। बॉस्टन को गोली चलानी थी और मैं हमारी सुरक्षा पर ध्यान दे रहा था। नाइट शूटिंग लाइट काम नहीं कर रही थी, संभवतः बैटरी ख़त्म हो गई थी। इसलिए हमारी योजना थी कि जब तक ये बॉस्टन देख सके तब तक बैठेंगे और फिर गैस लैम्प की मदद से गांव लौट जाएंगे, जहां हमें उम्मीद थी कि रुद्रप्रयाग से हमारे आदमी पहुंच चुके होंगे। हमें ज़मीन का निरीक्षण करने का समय नहीं मिला था, लेकिन गांव वालों ने बताया था कि पूरब दिशा में घना जंगल है और उन्हें पूरा यकीन था कि तेंदुआ वहीं भागा था जब उन्होंने उस शव से उसे भागते हुए देखा। अगर तेंदुआ उसी दिशा से आता तो बॉस्टन को वह बहुत पहले ही दिख जाता और उसे आसान निशाना मिलता, क्योंकि उसकी राइफल पर दूरबीन लगी हुई थी। इससे न केवल निशाना सटीक होता, बल्कि जैसा हमने पहले परीक्षणों में पाया था, प्रकाश भी आधा घंटा अधिक उपलब्ध होता, जो कि इस जैसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट का अंतर भी सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क बन सकता है। सूरज पश्चिम की ऊंची पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और हमें छाया में आए कुछ मिनट हो चुके थे। तभी एक काकड़ पहाड़ी से भौंकता हुआ नीचे आया, ठीक उसी दिशा से जहां हमें बताया गया था कि घना जंगल है। पहाड़ी के कंधे पर वह रुका और एक ही जगह पर कुछ समय तक भौंकता रहा, फिर पहाड़ी के दूसरे ओर चला गया और उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूरी में खो गई। निसंदेह काकड़ यानी बार्किंग डियर किसी तेंदुए से डर गया था, और यद्यपि यह संभव था कि उस इलाके में अन्य तेंदुए भी हों, फिर भी मेरी आशाएं बढ़ गईं। जब मैंने इबॉस्टन की ओर देखा तो देखा कि वह भी पूरी तरह सतर्क हो गया था और दोनों हाथों से अपनी राइफल थामे हुए था। प्रकाश धीमा होने लगा, लेकिन बिना दूरबीन वाली दृष्टि के भी निशाना साधने लायक
पर्याप्त प्रकाश था। तभी कुछ झाड़ियों के पीछे से एक देवदार का शंकु, जो लगभग 30 गज ऊपर था, गिरता हुआ नीचे आया और आकर पेड़ से टकराया ठीक मेरे पैरों के पास। तेंदुआ आ चुका था और संभवतः खतरे की आशंका होने पर उसने ऐसी दिशा चुनी थी जिससे वह अपने शिकार के चारों ओर के क्षेत्र को एक सुरक्षित स्थान से देख सके। दुर्भाग्यवश इस प्रयास में हमारा पेड़ उसकी दृष्टि में सीधे शिकार की पंक्ति में आ गया था और भले ही मैं जो छिपा हुआ था उसकी नज़र से बच सकता था, इबॉस्टन को वह ज़रूर देख लेता, क्योंकि वह पेड़ की 2 शाखाओं के बीच बैठा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब इतना अंधेरा हो गया कि मैं निशाना नहीं साध सकता था और इबॉस्टन की दूरबीन दृष्टि भी अब बेकार हो गई थी, हमने सुना कि तेंदुआ धीरे धीरे हमारे पेड़ की ओर आ रहा था। अब कार्रवाई का समय था, इसलिए मैंने इबॉस्टन से कहा कि वह मेरी जगह ले ले और मैं लैंप लगाऊं। यह लैंप जर्मन निर्मित था, जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता था। यह एक तेज़ उजाला देने वाला लैंप था, लेकिन इसकी लंबी बनावट और लंबा हैंडल इसे जंगल के टॉर्च की तरह ले जाने के लिए अनुपयुक्त बनाता था। मैं बॉस्टन से थोड़ा लंबा हूँ, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि मैं लैंप ले चलूँ, लेकिन बॉस्टन ने कहा कि वह ठीक से संभाल लेगा और वह मेरी राइफ़िल पर अपनी राइफ़िल की तुलना में अधिक भरोसा करता था। इसलिए हम दोनों चल पड़े, बॉस्टन आगे और मैं पीछे, दोनों हाथों में राइफ़िल थामे। पेड़ से 50 गज दूर जब हम एक चट्टान पर आगे बढ़ रहे थे, बॉस्टन फिसल गया। लैंप की नींव चट्टान से ज़ोर से टकराई और लैंप की बाती टूटकर नीचे गिरकर धूल हो गई। अब केवल एक नीली लौ जो नोज़ल से पेट्रोल टंकी की ओर जल रही थी, इतनी रोशनी दे रही थी कि हम अपने कदमों को देख सकें। लेकिन सवाल यह था कि यह लौ कितनी देर तक साथ देगी। बॉस्टन की राय थी कि वह लगभग 3 मिनट तक लैंप संभाल सकता है। 3 मिनट का समय जिसमें आधा मील की खड़ी चढ़ाई करनी थी, और वह भी ऐसे इलाके में जहां हर कुछ कदम पर दिशा बदलनी पड़ती थी ताकि बड़े बड़े पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से बचा जा सके। और ऊपर से यह भय कि एक नरभक्षी तेंदुआ पीछा कर रहा हो, जो कि वास्तव में बाद में सही साबित हुआ। यह सब वाकई एक भयावह स्थिति थी। किसी किसी के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कभी भुलाई नहीं जाती। अंधेरे में उस पहाड़ी पर चढ़ाई मेरे लिए ऐसी ही एक घटना थी। जब हम अंततः पगडंडी तक पहुँचे, तब भी हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह पगडंडी भैंसों के दलदल जैसी थी और हमें यह भी नहीं मालूम था कि हमारे आदमी कहाँ हैं। कभी गीली ज़मीन पर फिसलते हुए और कभी अदृश्य पत्थरों से ठोकर खाते हुए हम आखिरकार कुछ पत्थर की सीढ़ियों तक पहुँचे, जो पगडंडी से दाहिने ओर ऊपर जाती थी। उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमने एक छोटा सा आंगन देखा, जिसके दूसरी तरफ एक दरवाज़ा था। मैंने दरवाजे को लात मारी और अंदर मौजूद लोगों से चिल्लाकर कहा कि दरवाज़ा खोलो, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, हमने हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनी थी। कोई जवाब न मिलने पर मैंने एक माचिस की डिबिया निकाली, उसे हिलाया और धमकी दी कि अगर 1 मिनट में दरवाज़ा नहीं खोला गया तो मैं छप्पर में आग लगा दूंगा। इतना सुनते ही घर के अंदर से एक घबराई हुई आवाज़ आई, जो मन्नतें कर रही थी कि घर को आग ना लगाएं, और कह रही थी कि दरवाज़ा खोला जा रहा है। 1 मिनट बाद पहले दीवार का अंदरूनी दरवाज़ा, फिर बाहर का दरवाज़ा खोला गया और 2 ही कदम में बॉस्टन और मैं घर के अंदर थे और दरवाज़ा बंद कर उससे अपनी पीठ टिका ली। कमरे में लगभग 12 से 14 आदमी, औरतें व बच्चे थे, सभी उम्र के। जब उन पुरुषों को हमारे अचानक और बिना सूचना के आने से हुई घबराहट से थोड़ी राहत मिली, तो उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने दरवाज़ा देर से खोला और कहा कि वे और उनके परिवार इतने लंबे समय से नरभक्षी के आतंक में जी रहे थे कि उनका साहस जवाब दे गया था। वे नहीं जानते थे कि नरभक्षी किस रूप में आ सकता है, इसलिए वे रात में सुनाई देने वाली हर आवाज़ से डरा करते थे। उनके इस डर को लेकर हम पूरी तरह से सहानुभूति रखते थे, क्योंकि जब से ही बॉस्टन फिसले और लैम का मेंटल टूट गया,
और कुछ ही मिनटों बाद लाल हो चुका लैंप बुझा दिया गया ताकि वह फट ना जाए। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि शायद हम दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही इस गांव तक जीवित नहीं पहुंच पाएंगे। हमें बताया गया कि हमारे आदमी सूरज ढलने के समय पहुंच गए थे और उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर बने एक भवन समूह में ठहराया गया था। कमरे में मौजूद 2 स्वस्थ पुरुषों ने हमें वहां ले चलने की पेशकश की, लेकिन क्योंकि उन्हें अकेले लौटने देना हत्या के समान होता, हमने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो उन्होंने पूरी तरह से जोखिम समझते हुए दिया था, और उनसे पूछा कि क्या वे हमें किसी तरह की रोशनी दे सकते हैं। कमरे के कोने में कुछ तलाशने के बाद उन्होंने एक पुरानी और टूटी फूटी लालटेन निकाली जिसका शीशा फटा हुआ था। जब ज़ोर ज़ोर से हिलाने पर पता चला कि उसमें थोड़ा बहुत तेल है तो उन्होंने उसे जला दिया। घर के सभी लोगों की शुभकामनाओं के साथ हम वहाँ से रवाना हुए और हमारे पीछे दोनों दरवाजे बंद करके कुंडी चढ़ा दी गई। भैंसों के गड्ढे और ज़मीन में धंसे पत्थरों से भरी हुई पगडंडी फिर से सामने थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास थोड़ी रोशनी थी, हम ठीक तरीके से आगे बढ़े। हमें जो दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बताई गई थी, उन्हें पाकर हम ऊपर चढ़े और एक लंबे आंगन में पहुँचे जो 2 मंजिला मकान की कतार के सामने था, जो दाएं बाएं दोनों तरफ फैले हुए थे। हर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था और कहीं से भी रोशनी की एक किरण तक नहीं दिख रही थी। जब हमने अपने आदमियों को पुकारा तो एक दरवाज़ा खुला और पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपरी मंजिल की बरामदे में पहुँचे, जहाँ हमें और हमारे आदमियों को 2 जुड़े हुए कमरे दिए गए थे। जैसे ही आदमी हमसे लालटेन और हमारी राइफलें ले रहे थे, एक कुत्ता कहीं से आ गया। वह एक आम गांव का देसी कुत्ता था और हमारे पैरों के आसपास सूंघने और पूंछ लाने के बाद उन्हीं सीढ़ियों की ओर बढ़ा जिनसे हम अभी आए थे। अगले ही क्षण एक डर की चीख और फिर भौंकने की आवाज़ आई और वह कुत्ता अपने सारे रोए खड़े किए हुए हमारी ओर पीछे की तरफ दौड़ता आया। इस लालटेन को हमें उधार दिया गया था, वह ठीक उस वक्त बुझ गई जब हम आंगन में पहुंचे, लेकिन हमारे आदमियों ने एक और वैसी लालटेन का इंतज़ाम किया था। और जब भी बॉस्टन उसे अलग अलग कोणों पर उठाकर रख रहा था ताकि ज़मीन पर 8 फुट नीचे रोशनी पड़े, मैं जल्दी से अपनी राइफ़िल फिर से लोड कर रहा था, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुत्ते को देखकर तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाना संभव था, और जब तेंदुआ आंगन पार कर सीढ़ियों से नीचे पगडंडी की ओर चला गया तो कुत्ता धीरे धीरे भौंकना बंद करने लगा और वहीं लेट गया। लगातार उसी दिशा में देखता रहा और थोड़े थोड़े अंतराल पर घुर्राता रहा। जो कमरा हमें दिया गया था उसमें कोई खिड़की नहीं थी, और यदि हमें उस कमरे में सुरक्षित रहना होता तो मजबूत दरवाज़ा बंद करके सारी हवा और रोशनी रोक कर रहना पड़ता। इसलिए हमने तय किया कि हम बरामदे में ही रात बिताएंगे। कुत्ता स्पष्ट रूप से कमरे के पूर्ववर्ती निवासी का था और शायद बरामदे में सोने का अभ्यस्त था, क्योंकि वह हमारे पैरों के पास शांतिपूर्वक लेट गया, जिससे हमें रात भर एक सुरक्षा का एहसास होता रहा, जबकि हम बारी बारी से झाँक कर पहरा देते रहे।